नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं JSSC PGT 3 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का, उसके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भौतिक विशेषताओं का व्यापक रूप से अनुसरण करने वाले 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में से एक नहीं है। तो इसमें हिमालय तथा पर्वतों के अन्य समूह, पेनिनसुला शील्ड मतलब प्रायद्वीपीय पठार वाला जो एरिया है ये सही है, सिंधु गंगा का मतलब ये सही, जबकि अल्पाइन पर्वत इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें सही जवाब का सी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सा नदी अपवाह पैटर्न का वैध प्रकार है। वैध प्रकार, अपवाह प्रणाली का वैध प्रकार कौन कौन सा है। तो इसमें डेंड्रेटिक पैटर्न दिया हुआ है। ठीक। जलायित अपवाह, अरी अपवाह, विकल्पों में से सभी। तो सही जवाब डी होगा, क्योंकि इसमें डेंड्रेटिक देखेंगे तो वृक्षाकार, जलायित है या आयताकार, ये सब हो जाएगा। और अरी प्रवाह जिसको रेडियल बोलते हैं। ठीक। तो इसमें तीनों जो है नदी का वैध प्रकार है, तो इसमें सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किसने यह परिकल्पना की थी कि भारतीय मानसून चक्र का प्राथमिक कारण भूमि और समुद्र के अलग अलग ताप प्रभाव थे। तो भारतीय मानसून संबंधित जो तापमान से रिलेटेड जो अपने विचार दिए थे, तो इसमें एडमंड हैली जो थे ऐसे ही है। राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जाता है कि भारतीय मानसून ला नीना से प्रभावित होता है, जो कहाँ बनता है। ला नीना प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में देखा जाए तो किस प्रशांत महासागर में, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में ला नीना उत्पन्न होता है। ठीक। और पूर्वी प्रशांत महासागर में आपका एल नीनो बनता है। ठीक। एल नीनो और ला नीना ये मौसम से रिलेटेड है, तो इसमें सही जवाब का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जलीय कृषि की एक विशेष शाखा जिसमें भोजन और अन्य उत्पादन के लिए समुद्र के एक संलग्न हिस्से में या टैंकों, तालाबों या रेसवे में समुद्री जल से भरे समुद्री जीवों की खेती शामिल है को क्या कहा जाता है। तो इसमें समुद्री कृषि कहेंगे। ठीक। सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं को बोलने वाली भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें 20% जनसंख्या जो है द्रविड़ परिवार की भाषा से संबंधित है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं का समूह कौन सा है, तो इसमें इंडो आर्यन है। ठीक। इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में किस काल में जनसंख्या विस्फोट देखा गया, मतलब किस काल में जनसंख्या विस्फोट देखा गया। तो जनसंख्या विस्फोट जो है 1951 से 1981 के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट था। और 1921 को अगर देखा जाए तो इसको जनसंख्या का विभाजन काल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो विकास मतलब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी 1951 से 1981 के बीच था। तो इसमें सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल भीतर कुल प्रवासियों का लगभग कितना प्रतिशत अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य वाले प्रवासी कितने थे। तो इसमें 88% थे। ठीक। सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 13वीं शताब्दी में अहोम लोग वर्तमान समय में किससे संबंधित थे, जो ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। तो अहोम लोग जो थे तिब्बत बर्मा संबंधित है। तो इसमें सही जवाब जो ने बर्मा मतलब म्यांमार को माना है, डी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो सिलिकॉन है, 27%। ठीक। और अगर पहले नंबर पे जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग 46% पृथ्वी के पपड़ी में पाया जाता है। अगर पूरे पृथ्वी में
पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रधानता है तो उसमें लोहा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सही जवाब का बी था, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मेघालय में बहुत संकीर्ण सुरंगों की खुदाई आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट गहरी, जिसमें श्रमिक कोयला निकालने के लिए प्रवेश करते हैं, के खनन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो इसमें राठौल है, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड या स्टेपिंग। तो इसमें राठौल जी जो दिया हुआ है, राठौल ना होकर रैट होल होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस देना चाहिए था। ठीक है, इसका सही जवाब तो ए है, लेकिन इसमें रैट होल होना चाहिए। ठीक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो गलत अनुवाद करने के कारण कितने लोगों को क्वेश्चन एक गलत हो गया होगा, इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, इसके एनसीईआरटी का स्रोत अगर कक्षा 10 का एनसीईआरटी देखेंगे समकालीन भारत में, तो इसमें इसका स्रोत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जब वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं तो पृथ्वी गर्म होने को क्या कहा जाता है? किस रूप में जाना है? उसको ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्योंकि अधिक धूल कण और अन्य गैसें जो हैं भारी सूर्य के प्रकाश को रोक लेती हैं, जिससे कि वायुमंडल में गर्मी बरकरार रहती है, जिससे कि अधिक तापमान को ग्रीन हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में सरकार द्वारा भूमि उपयोग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 9 श्रेणियों में बांटा गया है। सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 65 की है हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस कृषि जलवायु उपक्षेत्र में स्थित है? तो हाड़ौती का जो पठार है राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी का मैदान जो है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से किस उद्योग के लिए भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, तंबाकू की सिगार और सिगरेट, विकल्पों में से सभी। तो जितने भी तीनों विकल्प दिए हैं इन सभी के लिए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है, तो ये विकल्पों में से सभी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 है कि 10 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें सही जवाब है ए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है कि लुगदी और कागज का निर्माण किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो लुगदी और कागज अगर देखा जाए तो इसमें वन आधारित उद्योग से संबंधित है। सही जवाब डी है, क्योंकि खनिज, कृषि आधारित या समुद्र ये सब नहीं होगा, इसमें वन आधारित उद्योग है। सही जवाब डी है। 69 दिया है कि उच्च मूल्य हल्की और खराब होने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक कैसे ले जाया जाता है? तो इसमें सही जवाब वायु मार्ग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत की पहले रेलवे लाइन तब तक की बॉम्बे और ठाणे के बीच का औपचारिक रूप से उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? तो ये सही जवाब है डी, 1853 ईस्वी। 71 दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। इससे पहले NH7 हुआ करता था। ठीक, तो इसमें सही जवाब बी है, NH44। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किसके पास 2020 तक शेष भारत के साथ रेलवे सेवा नहीं थी? तो इसमें सही जवाब है डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नोएडा में। ठीक, नोएडा उत्तर प्रदेश। सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें आमतौर पर क्या कहलाती हैं? तो वह राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ठीक, सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया था? तो इसमें दूसरी, चौथी, तीसरी या पहली? तो इसमें पहली जो योजना थी विकास योजना पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें हैरोल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया था। दूसरी योजना को PC महालनोबिस के माध्यम से चला गया था। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच जो थी, ये
अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद आगे पंचवर्षीय योजनाओं के जगह नीति आयोग ने स्थान ले लिया। क्वेश्चन नंबर 77 है कि केंद्रीय अधिवास को किस नाम से भी जाना जाता है? केंद्रीय अधिवास, तो केंद्रीय अधिवास को संहत अधिवास मतलब क्लस्टर अधिवास बोलते हैं, क्योंकि क्लस्टर वो होते हैं जहाँ पर घर नज़दीक नज़दीक सटे सटे रहते हैं, ठीक, क्लस्टर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो अधिवास को प्रभावित कर सकता है? तो उच्चावच, मिट्टी, जल। तो अधिवास के लिए पहले बात देखेंगे किस स्थान पर अधिवास को बनाया जाए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, सुरक्षा वहाँ पे होनी चाहिए, सभी होना चाहिए। तो इसमें विकल्पों में सभी सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि डैश दिया है कि में घर, सड़क, रेलवे लाइन, नदी घाटी नहर के किनारे तटबंध के साथ स्थित होते हैं। तो किस प्रकार के अधिवास पैटर्न होते हैं? तो रेखीय अधिवास पैटर्न होते हैं। सही जवाब ए है, क्योंकि रेखीय अधिवास पैटर्न होगा, देखेंगे कि जैसे सड़क हो गया, उसके किनारे किनारे घर बन गए, ठीक। उसके बाद परिक्षिप्त अधिवास वो होता है कि जो दूर दूर मतलब पाए जाते हैं। सब आयताकार हो गया, जरूर मैदान में देखेंगे कि इस प्रकार से सड़कें गई हुई हैं, उसके दोनों किनारों पर घर हैं। आयताकार हो गया। वृत्ताकार पहाड़ी एरिया में आप देखते होंगे कि किसी पहाड़ी एरिया हो गया या फिर कोई रेगिस्तानी हो गया जिसके किनारे किनारे मान लीजिए बीच में जल पाया जाता है, उसके किनारे किनारे जो घर पाए जाते हैं। पहाड़ी एरिया में भी पहाड़ों के ऊपर हिस्से में घर पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें सही जवाब ये है, रैखिक अधिवास प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरी नदी क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। तो इसमें भोपाल सही नहीं है, ठीक। जबकि आगरा आपका हो जाएगा यमुना नदी किनारे, पटना आपका हो जाएगा गंगा नदी किनारे, कोलकाता हुगली नदी किनारे, भोपाल किसी नदी किनारे नहीं स्थित है। तो सही जवाब का बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला भारतीय विरासत शहर है? तो इसमें अहमदाबाद, केदारनाथ, दार्जिलिंग, अंकलेश्वर। तो भारतीय विरासत शहर जो है इसमें सही जवाब है ए, अहमदाबाद, ठीक। क्योंकि अहमदाबाद कह सकते हैं कि मुगलों के शासन से ही चली आ रही है, यहाँ पर मतलब शहर के रूप में पहले से विकसित था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षिप्त अधिवास संबंधित नहीं है? परिक्षिप्त मतलब विलगित, दूर दूर जो अधिवास घर पाए जाते हैं उससे संबंधित है। एकदम साफ सुथरा विलगित घर, पहाड़ी क्षेत्र, पठारों पाया जाने वाला, कृषि मुख्य व्यवसाय। तो इसमें विलगित जो घर का उदाहरण है कृषि मुख्य व्यवसाय। कृषि मुख्य व्यवसाय आपका ग्रामीण अधिवास से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ये आपका यूएसए, ठीक। यूएस दिया हुआ, यूएसए से रिलेटेड है। सही जवाब डी है। ग्रैंड कैनियन जो नदी से पाई जाती है, एक ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पे है ना, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? मतलब किसके पास जमीन सबसे कम है? तो इसमें सबसे कम जमीन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कोपेन का वर्गीकरण वार्षिक और मासिक डैश दिया हुआ है और वर्षण के साथ साथ देशी वनस्पति की औसत मानों पर आधारित है। मतलब कोपेन ने किसको आधार बनाया था? कोपेन ने तापमान और वर्षा को आधार बनाया था। तो इसमें सही जवाब इसमें सी दिया हुआ है, तापमान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक जो क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करता है वह किसका वितरण है? मतलब क्षैतिज जो तापमान वितरण है, ठीक, वो किससे संबंधित है? तो आपका ये हो जाएगा भूमि और जल द्रव्यमान, क्योंकि मंद हवाओं, महासागरीय धारा इससे रिलेटेड नहीं है, भूमि और जल द्रव्यमान, ठीक। सही जवाब ये है।
क्वेश्चन नंबर 87 है कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापमान क्या कहलाता है। तो इसको व्युत्क्रमण बोलेंगे, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो क्षोभ मंडल है यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है प्रति 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर, ठीक, मतलब प्रति 1000 मीटर कह सकते हैं या 1 किलोमीटर कह सकते हैं, ऊंचा जाने पर इतना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। लेकिन यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है तो ये तापमान व्युत्क्रमण होगा। सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, डैश दिया है मास वेस्टिंग का एक प्रकार है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलान के नीचे की गति को दर्शाता है। तो इसमें सही जवाब ये होगा भूस्खलन, क्योंकि अपक्षय, बाढ़, वन उन्मूलन इससे रिलेटेड नहीं है, भूस्खलन इससे संबंधित। सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि वैश्विक आधार पर मृदा अवक्रमण मुख्य रूप से किसके कारण होती है। वैश्विक आधार पर, तो वैश्विक आधार पर जो मृदा अवक्रमण होती है, अत्यधिक चराई, कृषि गतिविधियां, वन उन्मूलन विकल्पों में सभी, तो वैश्विक आधार पर सभी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें सही जवाब डी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नमी के नुकसान को संरक्षित करने के लिए डैश है कि एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको पर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि सदाबहार वन ये सब क्या होते हैं कि अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, इसमें पर्णपाती वन। सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि डैश है कि में वाष्पीकरण तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी की सतह को गर्म करती है। तो वाष्पीकरण कहाँ पर होगा, इसमें ऑप्शन दिया है जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अपरदन चक्र, भौगोलिक चक्र। तो वाष्पीकरण जब भी होगा जल में ही होगा, तो इसमें सही जवाब है आपका ए, जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है कि महासागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने और गिरने को क्या कहते हैं। तो महासागरीय जल का जो ऊपर उठना और गिरना होता है नियमित रूप से, उनको ज्वार भाटा कहते हैं, जबकि इसमें ऑप्शन में सिर्फ ज्वार दिया हुआ है। ठीक, आयोग ने इसको ए माना है, जबकि इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक, एनसीईआरटी किताब कक्षा 11 का आप देखेंगे इसमें, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ज्वार दिया। एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है कि तट के समानांतर भित्तियां रिफ्स, लेकिन उसे चौड़ी गहरी लैगून द्वारा अलग की गई क्या कहलाती हैं। तो जो भित्ति है उसको बैरियर भित्ति बोलते हैं, क्योंकि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक तटीय प्रवाल भित्ति होती है, एक होती है बैरियर या अवरोधक प्रवाल भित्ति, एक होता है एटॉल। ठीक, तो तटीय प्रवाल भित्ति जो होता है तट से सटा हुआ होता है। उसके बाद जो बैरियर या अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है तट के समानांतर होता है, तो इसमें तट से समानांतर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद एटॉल जो होता है वो दूर पाया जाता है, घोड़े के नाल के समान, तो इसमें सही जवाब डी है, बैरियर भित्ति। क्वेश्चन नंबर 94 है कि इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कृषि, परिवहन, बिजली, निर्माण। तो कृषि इससे संबंधित है, सही जवाब ए होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है कि रूर क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रूर जो है जर्मनी का रूर कोयले से रिलेटेड था। ठीक, कोयला से संबंधित था। तो भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा किस खनिज की प्रधानता है, तो कोयला से संबंधित है। ठीक, कोयला। सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर 96 है कृषि स्थान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मतलब एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी जो था किससे संबंधित था। तो ए वान थ्यूनेन महोदय हैं। ठीक, 1826 ईस्वी में इन्होंने अपना कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, इसको यहाँ पे इन्होंने 6 भागों में कृषि पेटियों को बांटा था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसमें सही जवाब है बी, सकल घरेलू उत्पाद को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पशुपालन शब्द किससे संबंधित है। तो पशुपालन शब्द जो है आपका पशुओं का पालन पोषण से संबंधित है। ठीक, सही जवाब सी है।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि सभी पौधे, जानवर और अन्य जीव जो किसी भी जलवायु क्षेत्र में एक विशिष्ट प्राकृतिक समुदाय बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको बायोम बोलते हैं। ठीक, सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वह प्राकृतिक स्थान जहां जीवों या जीवों के समुदाय रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको प्राकृतिक वास बोलते हैं, जबकि आयोग ने इसको बायोम बोला है, मतलब जैव क्षेत्र। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बायोम की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है। ठीक, देख लीजिए कि सभी पौधे, जानवर, अन्य जो किसी भी जलवायु क्षेत्र में एक विशिष्ट प्राकृतिक समुदाय बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाता है। ठीक, जबकि यहाँ भी दिया हुआ है कि वह प्राकृतिक स्थान जहाँ जीवों के समुदाय रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वास या हैबिटेट बोलते हैं। इसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो सब जो लास्ट में शब्दावली वाला है पृष्ठ, उसमें आपको हैबिटेट मिल जाएगा। 100 का सही जवाब सी होना चाहिए। तो दोस्तों ये था जीएसएससी पीजीटी ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को किए, जो कि 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक से एक क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।